अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2021 के अंदर आप आईबीसीसी के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट किस तरह से करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको डिफरेंट आईबीसीसी टेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूं। पिछले साल में जैसे जैसे अपडेट्स आई, कभी कोरोना आ गया तो उन्होंने हालात कुछ डिफरेंट कर दिए, चेंज कर दिए। उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ, बाकी ने टेस्टेशन रिज्यूम की, दैन अगेन टीसीएस टेस्टेशन पर शिफ्ट हो गए। तो इसी तरह से जैसे जैसे टाइम के साथ साथ चेंजिंग्स आई, मैंने आपको गाइड किया। अब कि 2021 स्टार्ट हुआ है, आज मैं 5 जनवरी 2021 को लेटेस्ट आईबीसीसी अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आईबीसीसी से आप अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं इस प्रोसेस की। तो इस वक्त आप आईबीसीसी अटेस्टेशन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीके से करवा सकते हैं, जो कि टीसीएस वाला तरीका है। अगर आप ये कहते हैं कि आप विज़िट करके टेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो ये वाला तरीका भी वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लेकर भी विज़िट करेंगे तो ये तरीका भी रिसेंटली वर्क कर रहा था, लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा। अब सवाल पैदा होता है कि टीसीएस के थ्रू हम जो अटेस्टेशन है, चूँकि अब यही तरीका वर्क कर रहा है, तो किस तरह से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके यहाँ पर 3 रूट्स हैं, 3 डिफरेंट तरीक़ों से आप टीसीएस के थ्रू अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ये तीनों तरीके ही बिल्कुल ठीक हैं, इन तीनों में से आप कोई सा भी तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं 3 के 3 जो भी तरीके हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। तो आपके लिए जो भी तरीका सूटेबल होगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, जो फर्स्ट रूट है, रूट 1, उसके अंदर आपने अटेस्टेशन करवानी है बाय टीसीएस। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर टीसीएस के ऑफिस विज़िट करेंगे। लेकिन आपने टीसीएस विज़िट करने से पहले कोई भी चालान फॉर्म साथ इंक्लूड नहीं करना। जो भी फ़ीस वगैरह होगी वो टीसीएस के ऑफिस में टीसीएस वालों को पे करेंगे। टीसीएस वाले ही आईबीसीसी की अटेस्टेशन की फ़ी आपसे लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट आगे भिजवा देंगे। तो ये जो फर्स्ट मेथड है, इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। आपको सबसे पहले सील्ड इन्वेलप रिक्वायर्ड होंगे, जो कि आपके बोर्ड की तरफ से अटेस्टेशन के बाद आपको मिलेंगे। बोर्ड वाले आपकी फ़ोटो कॉपीज़ उनको टेस्ट करके सील्ड इन्वेलप के अंदर पैक करके आपको दे देते हैं। जिस सील्ड इन्वेलप को आपको ओपन नहीं करना होता और अपनी ये जो टेस्टेशन के डॉक्यूमेंट हैं इनके साथ ही आपको अटैच करना होता है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने सीएनएसी या बे फॉर्म की एक कॉपी रिक्वायर्ड होगी, जो कि आपको अगर उसको अटेस्ट करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेस्ट नहीं भी करवाते तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म आपको रिक्वायर्ड होगा। ये मैं आपको वेबसाइट के ऊपर इनकी चल के अभी दिखा देता हूँ अटेस्टेशन फॉर्म कौन सा है और आपने इसको किस तरह से फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ रिक्वायर्ड होंगी, जो कि आप उनको सेंड करेंगे। ओरिजिनल डिग्रीज़ जब आप उनको सेंड करेंगे तो वो इन्हीं ओरिजिनल डिग्रीज़ को ही आपकी अटेस्ट करके आपको वापस करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपीज़ फॉर आईबीसीसी रिकॉर्ड। तो ये आपको लाजमी अटैच करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवा रहे हैं तो आपको एक एक फ़ोटो कॉपी हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक्स्ट्रा आईबीसीसी वालों को उनके अपने रिकॉर्ड के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर आप कहते हैं कि आप एट अ टाइम 3-3 फ़ोटो कॉपीज़ भी एक्स्ट्रा टेस्ट करवा रहे हैं तो 3 के बजाय आप 4 कॉपीज़ अटैच करेंगे। 3 कॉपीज़ तो आपके अपने लिए, जो कि आप खुद टेस्ट करवाना चाहते हैं, चौथी कॉपी आईबीसीसी के रिकॉर्ड के लिए। अच्छा दोस्तों, ये जो रूट है, इस वाले रूट के अंदर आपको कोई भी चालान फॉर्म अटैच करने का मैंने बोला है कि आपने नहीं करना। आपने ये जो सारे के सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं 1 2 3 4 5, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है टीसीएस के ऑफिस। अब जब आप टीसीएस के ऑफिस विज़िट करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आईबीसीसी भिजवाना है, उनसे अटेस्ट करवाने हैं, तो आप मुझे सारा प्रोसेस कर दें। वो लोग आपको वहीं से आपसे फ़ी कलेक्ट करेंगे, वहीं से आपसे टीसीएस के चार्जेस भी लेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टीसीएस के ऑफिस के थ्रू ही आईबीसीसी भिजवा देंगे। अब ये जो मेथड है ये रिसेंटली नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अंदर तरीक़ेकार कुछ ऐसा है कि टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट आपको करवा के वापस आपके घर पर पहुँचाए। तो दोस्तों, लेकिन इस वाले प्रोसेस के अंदर एक मसला ये है कि सम टाइम टीसीएस वाले रिक्वायर करते हैं कि आप रिटर्न टीसीएस का चालान भी इसके साथ अटैच करें। तो दोस्तों, चूँकि आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस में टीसीएस को ही फ़ी पे कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे रिटर्न टीसीएस का चालान मांगते हैं कि आप ये भी अटैच करें, तो दोस्तों ये अटैच करना इस वाले मेथड के अंदर ठीक नहीं है। आप उनको बोलें कि भाई टीसीएस की जितनी भी फ़ीस है वो आप हमसे खुद ही लें, क्योंकि आप चालान फॉर्म वगैरह और टीसीएस के जो चार्जेस हैं सारे हम आपको पे करेंगे। तो क्योंकि अगर आप ये चालान फॉर्म वेबसाइट से जनरेट करके अलहदा से नेशनल बैंक में पे करते हैं तो इसका नुकसान ये आपको फिर नेशनल बैंक की ब्रांच जाना पड़ेगा। तो फिर टीसीएस को फ़ी पे करने का जो मकसद है वही आपका, जिसे कहते हैं ना, मकसद ही फ़ौत हो गया, फिर तो फ़ायदा ही नहीं कुछ हुआ। तो आपको इस वाले रूट के अंदर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों, फर्स्ट रूट के अंदर मैंने आपको ये एक अटेस्टेशन फॉर्म बताया। ये अटेस्टेशन फॉर्म मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर चल के दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा।
तो ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप आईबीसीसी की वेबसाइट ओपन करेंगे ibcc.edu.pk। ये ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको इंटर पर क्लिक करता हूँ। तो ये वेबसाइट इन्होंने डिफरेंट कर दिया, चेंज कर दिया वेबसाइट। पहले इनकी वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट तरीके की होती थी, बहुत बुरी तरह वर्क करती थी, अब काफ़ी बेहतर वेबसाइट उन्होंने कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे इक्विवेलेंस, अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन, यहाँ पर ये 3 सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर अटेस्टेशन के नीचे अटेस्टेशन फॉर्म गिवन है, इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये पीडीएफ फॉर्म में है, इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। अब ये 2 पेजेस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पेज जो है ये तो आपको रिक्वायर्ड होगा, इस यही असल फॉर्म है। जो सेकंड पेज है इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनको आप खुद रीड कर सकते हैं, वरना मेरी एक रिसेंट वीडियो है उसके अंदर भी ये मैंने सारी की सारी डिटेल्स को एक दफ़ा बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चले मैं एक दफ़ा आपको फॉर्म थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ कि किस तरह से आपने फिल करना है, क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इसको फिल करने का पूरा मेथड बता चुका हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो कि डिग्रीज़ के ऊपर और CNIC के ऊपर सेम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने यहाँ पर अपना फादर नेम लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका CNIC का नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अक्सर भाई परेशान होते हैं कि ऑथोराइज़ पर्सन, ये ऑथोराइज़ पर्सन वो होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद IBCC के थ्रू या खुद TCS के थ्रू टेस्ट नहीं करवा रहे, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन या आपका कोई ब्लड रिलेटिव टेस्ट करवा रहा है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑथोराइज़ पर्सन की डिटेल लिखेंगे। यहाँ उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर उसका फादर नेम लिखेंगे, देन यहाँ पर ऑथोराइज़ पर्सन का CNIC लिखेंगे। तो आपके भी हाफ पर वो ऑथोराइज पर्सन वहाँ TCS वालों से आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकेगा। उसको आप एक अथॉरिटी लेटर प्रोवाइड करेंगे और वो बंदा अपना CNIC लेकर TCS के ऑफिस विजिट करेगा, वही आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट भी करवा सकेगा और वही आपके डॉक्यूमेंट वापस रिसीव भी कर सकेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपने फ़ी वगैरह पे की होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट TCS वाला रूट बताया, तो उसके अंदर यहाँ पर जो भी फ़ी होगी मे भी वो खुद ही फिल करेंगे, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। चलान फॉर्म का नंबर, इसको भी आप खाली छोड़ देंगे, डेट को भी। लेकिन इसके बाद मैं आपको दूसरा रूट बताऊंगा जिसके अंदर आपने ये सारी की सारी फ़ीस खुद पे करनी है। वहाँ आप इसकी अमाउंट लिखेंगे जितना आप चलान फॉर्म पे करेंगे और यहाँ पर चलान फॉर्म का नंबर और डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस अपने घर का लिख देना है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि वापस आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ। लेकिन नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स आपको घर पर नहीं दिए जाते, आपको TCS वाले कॉल करके बोलते हैं कि आप उनके ऑफिस से कलेक्ट कर लें। तो लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है, आपको यहाँ पर घर का एड्रेस ही अपना लिख देना, यही बेहतर है। उसके बाद घर का टेलीफोन नंबर और सेल फ़ोन नंबर जो भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे मूव करते हैं। नीचे मूव करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप क्या क्या चीज़ें टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर SSC मतलब कि मैट्रिक की डिग्री, यहाँ पर आप लिख दें कितनी ओरिजिनल से टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सिर्फ डिग्री के टेस्ट करवा रहे हैं तो 1 लिख दें, डिग्री के साथ साथ अगर आप ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट करवा रहे हैं तो 2 लिख दें। और यहाँ पर इसकी कॉपीज़ की क्वांटिटी लिख दें कि आप 1 कॉपी टेस्ट करवा रहे हैं, 2 यहाँ पर अगर नहीं है टेस्ट करवाया तो इसको 0 कर दें। सिमिलरली यहाँ पर इंटरमीडिएट की आप डिटेल्स लिख दें कि ओरिजिनल्स कितनी है, और यहाँ पर आप कॉपीज़ का लिखकर जितनी भी यानी कि आपकी डिग्रीज़ हैं यहाँ पर आप इसको फिल कर दें और उसकी कॉपीज़ की भी डिटेल यहाँ पर आप दे दें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर कर देने हैं आपने, और इस फॉर्म को आपने अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देना है। इस फॉर्म को दोस्तों आपने प्रिंट करने के बाद बाय हैंड फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रूट है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको सेकंड रूट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। सेकंड रूट में आप क्या करेंगे, मैनुअली ये टेस्ट करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को TCS के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, आप डॉक्यूमेंट्स सारे ऑलमोस्ट वही हैं, सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट्स का एंड पे मैंने फ़र्क डाला है। ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको फर्स्ट रूट के अंदर बता चुका हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म आप बिल्कुल उसी तरह डाउनलोड करेंगे फर्स्ट रूट की तरह, और ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको फर्स्ट रूट की तरह ही साथ इसके अटैच करने हैं। उसके बाद इजाफी चीज़ क्या आ गई, इजाफी चीज़ आ गया एक चलान फॉर्म जो कि फ़ीस का होगा। ये आपने खुद IBCC की वेबसाइट से चलान फॉर्म प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद इसको नेशनल बैंक में सबमिट करवाना है। साथ साथ आपको रिटर्न TCS का एक चलान साथ सबमिट करना पड़ेगा। अब ये जो रिटर्न TCS का चलान होगा ये भी आपको इनकी वेबसाइट से ही मिलेगा, वहीं से आपने 200 रुपीज़ का चलान लेकर साथ सबमिट करना है। चलिए मैं आपको वेबसाइट पर ले जाता हूँ और बता देता हूँ कि ये दोनों चलान फॉर्म्स आपने किस तरह से जनरेट करना। तो चलें अगेन यहाँ पर हम IBCC की वेबसाइट ओपन करते हैं, ibcc.edu.pk। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने चलान जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस को आप छोड़ दें, आप थोड़ा सा यहाँ से नीचे मूव करें तो ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई ऑनलाइन के अंदर अब ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन चलान के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको एक चलान तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस का चाहिए, दूसरा आपको TCS के चार्जेस का चाहिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स TCS के थ्रू उनको भिजवा देंगे तो IBCC वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को जब रिटर्न करेंगे तो उसकी फ़ीस वो आपसे मांगते हैं, जो कि 200 रुपये के चलान के फॉर्म में आपने सबमिट करवानी होती है। तो चलें पहले मैं अटेस्टेशन का फॉर्म आपको बता देता हूँ कैसे आपने प्रिंट करना है। यहाँ अटेस्टेशन के ऊपर
यानी कि आप इसको सिलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये पता नहीं शायद इस ब्राउज़र के अंदर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर दें। मैं यहाँ पर एक रैंडम सा नाम लिख देता हूँ, चूँकि मैंने आपको सिर्फ ये प्रिंट करके ही दिखाना है। यहाँ पर आप अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। यहाँ पर फिर आप अपना CNIC नंबर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ रैंडम सा एक CNIC नंबर मैंने लिख दिया है। तो ये डिटेल्स आपने फिल कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं। जो जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे वहाँ पर ये टोटल फ़ीस आपके सामने ऐड होकर आती जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक, अगर मैट्रिक को टेस्ट करवाना चाहते हैं, इसको मैंने यहाँ से टिक कर दिया। टिक करने के बाद आप देखिए आपने इसकी ओरिजिनल टेस्ट करवानी है। ओरिजिनल के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन है नंबर ऑफ़ ओरिजिनल्स। यहाँ पर अब आपको एक करना है या दो करना है, या आप पे डिपेंड करता है। एक का मतलब ये है कि आप सिर्फ ओरिजिनल डिग्री या सिर्फ एक ओरिजिनल उसकी रिज़ल्ट कार्ड टेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप इसको दो कर देते हैं तो दो का मतलब ये है कि एक इसमें आपकी ओरिजिनल डिग्री हो सकती है और एक आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। अगर आप एडिशनल उसकी कॉपीज़ भी टेस्ट करवाना चाहते हैं, देखें जी 400 रुपीज़ फ़ी है एक ओरिजिनल टेस्ट करवाने की। अगर आप कॉपीज़ ऐड करते जाएंगे 200 रुपये एक कॉपी की फ़ी होती है। तो मैं यहाँ एक कॉपी अगर करता हूँ तो देखें 200 ऐड हो गया है। तो मैं यहाँ 3 कॉपीज़ कर देता हूँ। या चले 3 कॉपीज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो 3 कॉपीज़ का 600 और एक ओरिजिनल का 400 यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये इंटरमीडिएट की बात करते हैं, HSSC। तो इसके अंदर भी यहाँ पे आप ओरिजिनल सेलेक्ट कर दें। ओरिजिनल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख लें आपने ओरिजिनल एक सेलेक्ट करवानी है। इसकी भी अगर आपने कोई कॉपी से टेस्ट करवानी है तो मैं यहाँ 3 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो टोटल चार्जेस आपके सामने 2000 आ गए हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी आ रहे हैं। डुप्लीकेट का ऑप्शन आप उस वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपकी जो डिग्री है वो रिवाइज्ड है, उस केस के अंदर आप कर सकते हैं। और दूसरा एक ये ऑप्शन आ रहा है कॉपी ऑफ ओरिजिनली अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका सिर्फ कॉपीज़ अटेस्ट होंगी, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने पहले से अपनी ओरिजिनल डिग्री IBC से टेस्ट करवा कर रखी हुई है तो अब आपको सिर्फ कॉपी से टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो आप ओरिजिनल डिग्री दोबारा से तो टेस्ट नहीं करवाएंगे, आप सिर्फ कॉपी से टेस्ट करवाएंगे। तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने से आपकी सिर्फ कॉपीज़ ही वो लोग टेस्ट करके आपको देंगे, ओरिजिनल्स को दोबारा तो जाहिर है वो टेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर रीअटेस्टेशन का ऑप्शन आप उस वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से अटेस्टेड है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट उस वक्त अटेस्टेड थे जब इनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। ऑनलाइन सिस्टम नहीं था 2011 से पहले की अगर हम बात करते हैं, इनका सिस्टम ऑनलाइन नहीं था। अब अगर वो 2011 से पहले के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी वालों को प्रेजेंट करते हैं तो एम्बेसी वाले बोल देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से टेस्ट करवा के लाएँ, ये ऑनलाइन अटेस्टेड नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पर रीअटेस्टेशन पर क्लिक करना है और आपको रीअटेस्टेशन के हिसाब से इस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद ये डुप्लीकेट में आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपकी डिग्री रिवाइज्ड है, मतलब कि आपने मार्क्स इंप्रूव किए हुए हैं, आपकी जो डिग्री है गुम हो गई थी, आपने उसकी डुप्लीकेट डिग्री निकलवाई है या कोई भी उसमें चेंजिंग करवाई है, कुछ इस तरह का कि अगर सूरत हाल है, तो फिर आप यहाँ पर डुप्लीकेट सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ ओरिजिनल सेलेक्ट कर देता हूँ और नंबर ऑफ़ ओरिजिनल को यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो यह सारा का सारा फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो कॉपीज़ वगैरह हैं वो सील्ड एनवेलप में जाते हैं तो इसको टिक लगा देंगे, यहाँ 100 रुपीज़ इसके फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपने यहाँ से जनरेट चलान के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ जनरेट चलान पर क्लिक करेंगे, ये देखें चलान डाउनलोड आपके सामने हो गया है। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको प्रिंट करके नेशनल बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांच में सबमिट कर देंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ नेशनल बैंक की जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपके सामने PDF आ गई है इनकी। इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पर दी हुई हैं जो कि डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं, हर एक सिटी के अंदर मौजूद हैं। अब दोस्तों मसला ये है कि अगर आप डेजिग्नेटेड ब्रांच में ही फ़ी सबमिट करवाते हैं तो ये वहीं पर ही फ़ी सबमिट करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और ब्रांच में ट्राई करेंगे कि आपकी फ़ी सबमिट कर ली जाए तो मोस्टली ये लोग इधर उधर की ब्रांचेस में फ़ी सबमिट नहीं करते। बाज़ दोस्तों के घर से डेजिग्नेटेड ब्रांच दूर होती है तो वो अपनी जो करीबी ब्रांच अगर NBP की है, अगर वो डेजिग्नेटेड नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी फ़ी को सबमिट कर दें, लेकिन नॉर्मली वो लोग फ़ी को सबमिट नहीं करते। अच्छा दोस्तों, ये वाला चलान जनरेट होने के बाद आपको यहाँ से एक मिसलेनियस चलान जनरेट करना है जो कि TCS की रिटर्न चार्जेस का है। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने ये डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिख देंगे। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिख देंगे। देन यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है 200 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पर्पस ऑफ फ़ी। यहाँ पर आप लिख दीजिए कुरियर चार्जेस या फिर TCS चार्जेस या फिर TCS रिटर्न चार्जेस। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसका आपको यहाँ से चलान जनरेट कर लेना है।
तो दोस्तों ये दो चलान आप यहाँ से जनरेट करेंगे। एक आपने ये मिसलेनियस चलान जनरेट किया है जो कि टीसीएस का है, रिटर्न फ़ी का, और दूसरा आपने यहाँ पर फ़ी का चलान जनरेट किया है। ये दोनों चलान लेकर आपने चले जाना है किसी भी नेशनल बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांच में, और वहाँ पर जाकर आपने ये वाले जो दो चलान हैं वो सबमिट कर देने हैं। जब ये दोनों चलान आप नेशनल बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांच में सबमिट कर देंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके साथ ये दोनों चलान फॉर्म लेकर आपको टीसीएस के ऑफिस विजिट करना है और उनको आपको बोलना है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स आप टीसीएस कर दें आईबीसीसी के ऑफिस। तो वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी के ऑफिस में वहाँ से भिजवा देंगे, और जो भी उनका प्रोसीजर है यानी कि कुछ डेज़ लगेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सेकंड वाला प्रोसीजर है इसके अंदर आईबीसीसी आपके डॉक्यूमेंट्स की टीसीएस आपके डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं लेता कि हम आपको टेस्ट करवा के देंगे। हाँ, लेकिन टीसीएस की जिम्मेदारी ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे यानी कि गुम नहीं होंगे। यानी कि आपने जहाँ पर बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट सेंड किए जाएं एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँचाना टीसीएस की जिम्मेदारी है। अब ये ना समझिएगा कि मेरे कहने का ये मकसद है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो इसका ये मकसद नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएंगे या कोई ना कोई मसला मसाइल होगा। इस तरह की कोई भी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट रूट था, फर्स्ट रूट में बस तरीक़ाकार कुछ ऐसे था कि वहाँ पर टीसीएस की ज़िम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के आपको वापस दे। यहाँ पर टीसीएस की ज़िम्मेदारी सिर्फ डॉक्यूमेंट को सेंड करने की है, आपको वापस देने की नहीं है। जब ये डॉक्यूमेंट टीसीएस के थ्रू आईबीसीसी को सेंड हो जाएंगे तो आईबीसीसी वाले क्या करेंगे, आईबीसीसी वाले डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करने के बाद आपको टीसीएस के थ्रू ही वापस आपको आपके घर पर या टीसीएस के ऑफिस में भिजवा देंगे। तो वहाँ से फिर आपको टीसीएस के ऑफिस वालों से मोस्टली कॉल आती है, कॉल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स फ़लाँ टीसीएस ऑफिस आ गए हैं, आप यहाँ से कलेक्ट कर लें, तो वहाँ से फिर आप उनको कलेक्ट कर सकेंगे। थर्ड मेथड के अंदर अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन इसके अंदर जो अटेस्टेशन फॉर्म मैंने आपको बताया था पहले दो मेथड्स के अंदर जो हमने यूज़ किया था आईबीसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके, वो वाला अटेस्टेशन फॉर्म आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो चलान फॉर्म है ये भी आप वो वाला यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो टीसीएस का चलान फॉर्म है ये आप वही वाला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पिछले मेथड के अंदर बता दिया है। आपने मिसलेनियस चलान के अंदर जाना है, 200 रुपीज़ वाला टीसीएस चलान वहाँ से जनरेट करना है। तो दोस्तों इस मेथड के अंदर आपके पास ये सील्ड एनवेलप होने चाहिए, ये कॉपी होनी चाहिए फॉर्म की, और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये मैं आपको इस वाले मेथड में बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। उसके बाद ओरिजिनल डिग्रीज़ और एक्स्ट्रा कॉपीज़ आईबीसीएस के रिकॉर्ड के लिए, और देन ये टीसीएस का रिटर्न चलान। अब ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, अटेस्टेशन फॉर्म और चलान फॉर्म ऑफ फ़ी ऑटो जनरेटेड। ये दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेंगी। ये दोनों चीज़ें आपको आईबीसीसी की वेबसाइट ओपन करनी है। आपको अपने ब्राउज़र के अंदर आकर टाइप करना है attest.ibcc.edu.pk, या दूसरा तरीका ये है कि आप आईबीसीसी की वेबसाइट ओपन कर लें। जब आप आईबीसीसी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के अंदर आपने अटेस्टेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने एड्रेस आ रहा है attest.ibcc.edu.pk। यहाँ तो आप ये एड्रेस डायरेक्टली टाइप कर लीजिएगा, या फिर आईबीसीसी की वेबसाइट से यहाँ पर आकर अटेस्टेशन से आप क्लिक करेंगे तो आप इसी वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आप इंग्लिश पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको पहले साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। तो चले मैं इसको ज़रा थोड़ा सा स्पीड के अंदर साइनअप कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपना टाइटल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना लिखेंगे फ़र्स्ट नेम, जो भी आपका फ़र्स्ट नेम है आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट देनी है, और यहाँ पर आप अपना लिखेंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना फादर नेम लिखेंगे, आपने अपना एग्जैक्ट फादर नेम यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अपना CNIC नंबर। यहाँ पर मैं एक CNIC नंबर रैंडम सा लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डोमिसाइल का सिलेक्ट करेंगे कि कौन से प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है। तो यहाँ मैंने पंजाब सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर आपका जो भी ईयर है और यहाँ पर जो भी आपकी डेट है। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी आपकी कौन सी नेशनैलिटी है यहाँ पर आपने वो लिख दी। यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ नो एड्रेस लिख देता हूँ चूँकि मैं सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप अपनी सिटी लिखेंगे। यहाँ पर आपने अपना जो मौजूदा परमानेंट एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर टाइप करेंगे कि अगर टीसीएस वाले आपको डॉक्यूमेंट्स आपके घर के ऊपर पहुँचाते हैं तो इस वाले एड्रेस के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हों। फिर आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसका प्रोविंस, उसकी कंट्री, देन यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस जो है इसको सेम एज अबव कर सकते हैं। ये जो ऊपर था ये हमने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था, और ये नीचे वाला परमानेंट एड्रेस इसको भी आप सेम एज अबव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका रेजिडेंस का फ़ोन नंबर लिखना है तो लिख दें। यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है ये आपको लाजमी देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अक्सर आपको टीसीएस वालों की कॉल आती है और वो आपको बताते हैं कि आप हमारे फ़लाँ टीसीएस ऑफिस से आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस अगर आप लिख दें तो बल्कि आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है।
तो यहाँ पर उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इनकी पासवर्ड की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप कोई सिंपल सा पासवर्ड भी यहाँ पर अगर दे देते हैं तो ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैंने पासवर्ड यहाँ पर लिख दिया है। तो चलें, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक इमेज लगानी है। तो मैं यहाँ पर एक रफ सी कोई भी इमेज लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज़ इमेज होती है वो अटैच करनी है। मैं यहाँ पर एक ये हैंड फ्री की इमेज लगा रहा हूँ, आपने यहाँ पर अपनी इमेज अटैच कर देनी है, जो कि पासपोर्ट साइज़ इमेज होती है वही वाली आप यहाँ पर अटैच कीजिएगा। इसको यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया है, वो कह रहा है कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। तो चलें 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लिख देते हैं। अगर आप दोनों पासवर्ड सेम रखेंगे तभी ये ग्रीन कलर में होगा, तभी आप इसको फर्दर आगे प्रोसेस कर सकेंगे। तो चलें, यहाँ पर फ़ोटो मेरा ख्याल है दोबारा से अपलोड करने का बोल रहा है, तो चलें फ़ोटो यहाँ पर हम दोबारा से अपलोड कर देते हैं। चलें हम ये वाली घड़ी की फ़ोटो ही अपलोड कर देते हैं। तो इसको मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये साइन अप हो गया है। साइन अप करने के बाद समटाइम ये आपको लॉगिन करने को बोलता है, तो आपको अपना CNIC नंबर और अपना पासवर्ड दोनों याद रखने हैं। अब जब आपने साइन अप कर लिया, यहाँ से आप बुक एन अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी। ये मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है। आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं देखनी तो इसको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दें। देन अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स देखनी है। ये आप वही डिटेल्स हैं जो कि पहले फिल करके आए थे। अगर तो ये सारी करेक्ट हैं तो इसको ऐसे ही नेक्स्ट करने हैं, वरना आप इनको यहाँ से दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डिटेल्स फिल करनी है कि आपने मैट्रिक और इंटर कहाँ से किया था, मार्क्स कितने थे, उसके रोल नंबर वगैरह आपको फिल करने हैं। तो चलें यहाँ पे पहले मैं मैट्रिक की डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। मैट्रिक सेलेक्ट करके यहाँ पर सेकंड में मैंने मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया है, और थर्ड पे यहाँ पर साइंस में किया गया, आर्ट्स में, तो मैं यहाँ साइंस कर देता हूँ। इसके अलावा बोर्ड आपका कौन सा था, लाहौर बोर्ड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो आप अपना जो भी बोर्ड होगा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जो जिस ईयर में भी आपकी जो डिग्री है वो पास हुई है। उसके बाद यहाँ पर सेशन, जो कि यहाँ पर मैंने एनुअल लिख दिया है। यहाँ पर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आप लिख दीजिए, और यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप ये क्लिक करेंगे नीचे आपका ये डॉक्यूमेंट एक ऐड होकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको इंटर की डिटेल्स इंटर करनी है। तो इंटर के लिए मैं यहाँ पर ये इंटर सेलेक्ट कर देता हूँ। इंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स जो भी आपकी डिग्री है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं प्री इंजीनियरिंग कर देता हूँ, यहाँ प्री मेडिकल जो भी आपकी डिग्री होगी, और यहाँ पर हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ 22 लाहौर। देन यहाँ पर मेरा पासिंग ईयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2014, और यहाँ पर सेशन मैं लिख देता हूँ एनुअल, और यहाँ पर हम अपने कुछ मार्क्स लिख देते हैं। देन यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखकर इसको ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब यहाँ पर ये आप दोनों ऐड कर लेंगे, मैट्रिक और इंटर दोनों की डिटेल्स आप यहाँ इंटर कर देंगे, तो इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अपनी वही चालान की डिटेल्स इंटर करनी है जैसे आपने पहले दो मेथड्स के अंदर इंटर की थी। यहाँ पर आप बता दीजिए कि आपने जो मैट्रिक है उसकी ओरिजिनल टेस्ट करवानी है, डुप्लीकेट या री अटेस्टेशन करवानी है। हाँ, मैं ओरिजिनल एक कर देता हूँ। इसके साथ आप कॉपीज़ लिख सकते हैं, हमने 2 कॉपीज़ करवानी है, 3 जितनी भी करवानी है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दी जा रही है कि 9th क्लास की का रिज़ल्ट कार्ड अटेस्ट करवाना का अलग ऑप्शन है, अगर आप ये भी करवाना चाहते हैं। 10th का रिज़ल्ट कार्ड यानी कि जो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होता है वो भी अगर अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ओरिजिनल करके इसको लिख सकते हैं, और रिज़ल्ट कार्ड की अगर आप कॉपीज़ अटेस्ट करवाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, मैंने वैसे तो अपनी एक वीडियो बनाई थी IBCSE फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं फर्दर फिर से आपको बता दूँ, ये जो रिज़ल्ट कार्ड्स या DMCs होती हैं इनकी अटेस्टेशन सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होती है। लेकिन ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी अटेस्टेशन जो है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ये अगर एक दफ़ा आपने टेस्ट करवा लिए तो ये पूरी ज़िंदगी टेस्ट रहेंगे, इनको आपको दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बशर्त ये है कि अगर आपने 2011 से पहले अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए तो उस वक्त इनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो वो आपको दोबारा से एक दफ़ा टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद इंटर की डिटेल्स फिल कर लेते हैं। यहाँ मैं ओरिजिनल सेलेक्ट कर देता हूँ,
और यहाँ पर आप देख लें उसकी इंटर की आपने जितनी कॉपीज़ करवानी है यहाँ पर लिख दें। और सिमिलरली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिज़ल्ट कार्ड का ऑप्शन है, अगर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड करवाना है। वैसे अगर आपको सेकंड ईयर की डिग्री और रिज़ल्ट कार्ड इशू हो गया है तो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड को अटेस्ट करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपको डिग्री इशू नहीं हुई तो फिर आप नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड जो है उसको भी अटेस्ट करवा सकते हैं। आप डिग्री को यहाँ से ख़त्म कर दें, सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं। तो चलें, जब ये पूरी की पूरी अटेस्टेशन की डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद इसको हम यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देन ये आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो जो चीज़ें हमने वहाँ पर सिलेक्ट की थी कि आपने ये सारी चीज़ें टेस्ट करवानी है। जैसे कि मैंने मैट्रिक की ओरिजिनल सेलेक्ट की थी, उसकी 3 कॉपीज़, तो यहाँ पर कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3 आ गया है। देन एक ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट मैंने मैट्रिक की सिलेक्ट की थी, उसकी 2 कॉपी सिलेक्ट की थी, वो यहाँ आ गया है। देन ये इंटरमीडिएट की मैंने सेलेक्ट की थी कि एक ओरिजिनल हो और उसकी 2 कॉपीज़ हो और इंटर की एक ट्रांसक्रिप्ट। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए होंगे उनकी चेकलिस्ट यहाँ आपके सामने आ जाएगी। इसको वेरीफाई करके आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आज मैं जिस डेट में वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 2021 में, 5 जनवरी 2021 में, तो ये विज़िट पर्सनली पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से ये आपका इस्लामाबाद ऑफिस या सारे के सारे ऑफिस ही इस वक्त क्लोज़ हैं। तो आप यहाँ पर फ़िलहाल विज़िट नहीं कर सकते। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सेंड थ्रू टीसीएस के ऊपर ही जाना है। रिसेंटली ये सेंड थ्रू टीसीएस का ऑप्शन इन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अगेन इन्होंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पर आप अपना ऑफिस सेलेक्ट कर लें, जिस ऑफिस से भी आप करवाना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इस्लामाबाद ऑफिस से करवा सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि इनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है। अदरवाइज़ आप लाहौर या जो भी आपके करीबी ऑफिस है वो यहाँ से सिलेक्ट करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दें। तो चले मैं यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपके सामने जो भी स्क्रीन आती है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये सबमिट हो गई है। अब आपको यहाँ से 2 काम करने हैं। एक, आपको यहाँ से फॉर्म प्रिंट करना है। ये फॉर्म प्रिंट करने से पहले आपको कह रहा है कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं। इसको चाहे ओके कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में जब आप इसको फॉर्म को प्रिंट करके निकालेंगे वहाँ पर भी इन सारे के सारे ऑप्शंस को टिक करने करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके आपको ये फॉर्म एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इस टाइम। तो ये मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया है। तो ये आपके सामने फॉर्म आ गया, यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी और यहाँ पर ये एक प्रिंटेड किस्म का फॉर्म आपके सामने आ गया। इसमें सारी की सारी वही डिटेल्स हैं जो कि आपने फिल की थी। इस फॉर्म को आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ये देख लीजिए चेक लिस्ट है। इस चेक लिस्ट में आपने जो जो डॉक्यूमेंट अटैच करते जाएंगे उसको आप यहाँ से टिक करते जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ लाजमी अटैच होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप एक अपने बाय हैंड सिग्नेचर कर देंगे और सिग्नेचर करने के बाद ये वाला फॉर्म आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना। दूसरी चीज़, यहाँ से आपने प्रिंट चलान पर क्लिक करके एक चलान फॉर्म जनरेट कर लेना है। ये जो चलान फॉर्म है जब आप इसको जनरेट कर लेंगे तो इसको भी आपने नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर सबमिट करवा देना है, जो भी डेजिग्नेटेड ब्रांच होगी। यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आ रही हैं। 3000 रुपये हमारे टोटल चार्जेस बने थे। नेशनल बैंक की आपने डेजिग्नेटेड ब्रांच के अंदर सबमिट करवा के इसको भी अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है। तो दोस्तों ये सारा थर्ड मेथड था जिसके थ्रू आप आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको ये 3 मेथड क्यों बताए हैं। दोस्तों 3 मेथड मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है। समटाइम पहला मेथड आपके लिए वर्क नहीं करेगा तो आप दूसरे पे शिफ्ट कर जाएं, अगर दूसरा वर्क नहीं करता तो आप तीसरे पे शिफ्ट कर जाएं। आप यहाँ पर जो भी मेथड आपके लिए वर्क करता है आप वो वाला मेथड यहाँ पर यूज़ करें। जो पहला मेथड है वो सबसे ज़्यादा ईजी है। मैं आपको सजेस्ट तो ये करूँगा कि आप जो फर्स्ट रूट मैंने आपको बताया वही ट्राई करें। अगर फर्स्ट रूट आपसे ट्राई नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर आप सेकेंड रूट या थर्ड रूट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद में कुछ लोगों के सवाल थे, मैंने सोचा उनके जवाब दे दूं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो एफिडेविट होता है ये एफिडेविट क्यों रिक्वायर्ड होता है, और ये जो एफिडेविट है इसका एक सैंपल हमें दिखा दें। तो मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एफिडेविट आपने 20 रुपीज़ का अटैच करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अटैच करें, ये ज़रूरी सिर्फ उस केस के अंदर है जब आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिवाइज्ड होते हैं। रिवाइज्ड का क्या मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजिंग कराई हुई है, जैसे कि आपने अपना नाम करेक्ट करवाया है, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट था वो गुम हो गया तो आपने उसका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू करवाया। तो इस केस के अंदर आपको एक एफिडेविट अटैच करना पड़ता है और एफिडेविट के अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि आपका जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था वो पहले से आईबीसीसी से अटेस्टेड नहीं था।
अगर तो वो पहले से अटेस्टेड नहीं था तो आप एफिडेविट में लिखेंगे कि मेरा जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था वो पहले से आईबीसी से अटेस्टेड नहीं था और मैं फ़र्स्ट टाइम इसकी अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसका ये सैम्पल आप देख सकते हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि यही वाली वर्डिंग आप यूज़ करें, थोड़ी बहुत वर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक। जैसे कि अगर आपने नाम करेक्ट करवाया है तो आप यहाँ बता दीजिएगा कि मैंने अपना नाम करेक्ट करवाया है और मैं ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा प्रीवियस डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं था। इसी तरह से अगर आपका डॉक्यूमेंट लॉस हो गया है तो आप यहाँ पर बता दीजिए कि मेरा पुराना डॉक्यूमेंट गुम हो गया था, तो मैं उसके वो पहले से अटेस्टेड नहीं था और मैं यहाँ पर उसके एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और आपने चूँकि ये यहाँ पर आप देखेंगे 15 रुपये वाले एफिडेविट पे लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर 15 वाला नहीं 20 वाला एफिडेविट अटैच करना है। तो नॉर्मली एफिडेविट आपको कहाँ से मिलते हैं? ये एफिडेविट अगर आप चाहते हैं इस तरह का प्रिंटेड ही आपको मिल जाए तो नॉर्मली अगर आप विजिट करते हैं किसी आईबीसीसी के ऑफिस, उनके पास जो फोटोकॉपी की शॉप्स होती हैं उन्होंने ये रखे होते हैं। अगर उनसे नहीं मिलता तो आप खुद भी ये एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये जो एफिडेविट बनाने वाले होते हैं उनसे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये उधर से एफिडेविट लें, जहाँ से भी आपको ये बनकर मिल सकता है आप वहाँ से ये लेकर साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं आजकल ये आईबीसीसी अटेस्टेशन में कितना टाइम ले रहा है, तो दोस्तों ये बड़े लोगों का सवाल है। तो मैं इस हवाले से आपको बता दूं, पहले मैंने एक टाइम बताया हुआ था कि मैक्सिमम 15 दिन लेता है, लेकिन अब लोग डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको एक एक महीना तक भी लग रहा है डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाने में। दोस्तों मिनिमम जो टाइम लग रहा है, जो मुझे फ्रेंड्स ने बताया है, वो 1 हफ़्ते का लगता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपने टीसीएस के थ्रू सबमिट करवा देते हैं तो नॉर्मली 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होकर वापस मिल जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 1 महीने तक लग रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया जिनको 20-20, 25-25 दिन गुजर गए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आए थे। लेकिन ऐसे लोगों ने जब टीसीएस के वगैरह को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि चंद एक दिनों के बाद वैसे ही जो नॉर्मल रूटीन में डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके वैसे उनको वापस मिल गए। तो 1 महीने का आप एस्टिमेट रखेंगे, मैक्सिमम 1 महीना आपको लग सकता है ये डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के हवाले से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न होकर नहीं आ रहे तो आप एक काम ज़रूर कर लीजिए। जब आपने डॉक्यूमेंट टीसीएस के थ्रू सेंड किए होंगे तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे जिसके ऊपर उनका ट्रैकिंग नंबर होगा। उस ट्रैकिंग नंबर को आप टीसीएस की वेबसाइट पर इंटर करके वहाँ पर देख लेंगे आपके डॉक्यूमेंट क्या आईबीसीसी को मिल गए हैं कि नहीं मिले, और आईबीसीसी को आपके डॉक्यूमेंट किस डेट को रिसीव हुए हैं। तो इससे आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी के पास ही पड़े हुए हैं, वो उनको प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैंने एक फेसबुक का ग्रुप रिसेंटली क्रिएट किया था आईबीसीसी के हवाले से। तो चलिए मैं आपको पहले ग्रुप पर ले, ये दोस्तों एक ग्रुप है, इसके अंदर अगर आप देखें इस वक्त 1300 मेंबर हैं और ये मैंने क्रिएट किया था इसी हवाले से कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते थे आईबीसीसी, एचईसी या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन से रिलेटेड। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब भी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, अभी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको, ताकि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। इसके अंदर 1300 मेम्बर्स हैं और आप अगर देखें तो यहाँ पर डेली बेसिस पर 25-30 मेंबर मुझे इस ग्रुप के अंदर ऐड होने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं उनको ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा डेली बेसिस पर यहाँ पर लोग क्वेश्चंस करते हैं, अपनी पोस्ट करते हैं और मैं उनकी पोस्ट जो है फ़िलहाल मैं हर एक बंदे को पोस्ट करने देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप इस ग्रुप के अंदर आते हैं, पोस्टिंग करते हैं, तो आप सिर्फ रेलिवेंट पोस्ट करें जो आईबीसीसी या एचईसी टेस्टेशन से रिलेटेड पोस्ट हो। कुछ लोगों ने इररेलेवेंट पोस्ट भी इस ग्रुप के अंदर की हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को उसी टाइम पर इस ग्रुप से रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपका कोई सवाल होता है, आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा अटेस्ट करवा लिए हैं तो भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर जो बाकी के लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, वो आपसे पूछेंगे तो आप भी उनको जवाब दें। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, यहाँ पर लोग आपकी हेल्प करेंगे अगर आप अपनी पोस्ट करेंगे या कमेंट में किसी से पूछेंगे, तो वैसे ही आप भी दूसरों की हेल्प करें। तो दोस्तों ये थी एक काफ़ी लंबी वीडियो ही हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो भी चीज़ें थी सारी की सारी इसके अंदर कवर कर दूं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मेरे से कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरे चैनल के अबाउट के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्त मेरे से ये बोलते हैं कि आप अपना पाकिस्तानी जो व्हाट्सअप नंबर है वो दें, तो मैंने पाकिस्तानी व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया हुआ, मैंने यूके का व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं अक्सर सो रहा होता था। हम जो यूट्यूबर और फ्रीलांसर्स होते हैं, हमारी कोई रूटीन इस तरह की नहीं होती कि सुबह 6-7 बजे हम उठ रहे हैं, हमने सुबह लेट उठना होता है। तो मुझे अक्सर लोगों की सुबह 7-8 बजे कॉल आती थी, और मेरी आदत नहीं है कि मैं अपना फ़ोन साइलेंट पर लगा कर सोऊं, क्योंकि मुझे अक्सर किसी की ज़रूरी एमरजेंसी कॉल भी आनी होती है, तो मैं साइलेंट पर भी अपना फ़ोन नहीं लगा सकता। मुझे जिसकी भी कॉल आती है मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उस वजह से हो जाता हूँ। तो इस वजह से मैंने अपना पाकिस्तानी नंबर नहीं दिया हुआ, मैंने यूके का नंबर दिया हुआ है। उस पर आप मुझे जब भी मैसेज करेंगे मुझे मैसेज मिल जाएगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उस मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।